महोदय दृश्यते खलु? श्लोकः न PPT दृश्यते। PPT दृश्यते। अस्तु एकवारं। इदानीं दृश्यते? इदानीं दृश्यते महोदय? अस्तु, जिगर महोदय प्रारम्भ करोमि खलु? प्रारम्भं करोमि? सर्वेभ्यो नमो नमः। कथं पठामः इति अन्तर्जालीय प्रमाणपत्रीय अभ्यासस्य अद्य व्याख्यान समय भवतां समेषां हार्दं स्वागतं करोमि। नाति समयं स्वीकृत्य, यतोहि मया एकहोरां ये श्लोकाः मह्यं सन्ति ते पाठनीयाः सन्ति। अहं प्रस्तावनां न करोमि, केवलं तं श्लोकम् एकवारम् अहं पठामि, येन भवतां सह सायुज्यं भवेत्। इस श्लोक को मैं एक बार पढ़ते हुए आपको मैं कल जहां तक हमने पढ़ा था उससे आगे हम चलते हैं। एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वं नवं वयः कान्तमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतोर्बहुहातुमिच्छन् विचारं मूढ़ प्रतिभासि मे त्वम्। यह श्लोक हमने कल पढ़ा था और इसका पद परिचय भी हमने पा लिया। अब हाँ, पद परिचय के बाद हम अब आकांक्षा की तरफ जाते हैं। आकांक्षा ये आवश्यक होती है कि हमें उस श्लोक का जो अर्थ है वो स्पष्ट होता जाता है। तो क्रियापद को ढूंढते ढूंढते हम पुनः पहुंच जाते हैं उस संपूर्ण वाक्य की ओर। एक मिनट, हाँ जी, आकांक्षा वाला आपको दिख होगा। आकांक्षा इस श्लोक का की इस तरह है कि कस्य प्रभुत्वम अस्ति। यहाँ पर आप देखेंगे कि कल पूरा एक ही वाक्य था, इसलिए हमको बहुत लंबा वाक्य बनाना पड़ा, लेकिन इस श्लोक में ऐसा नहीं है। इस श्लोक में हम देख रहे हैं कि इस श्लोक में यहाँ पर दो पद हैं और दोनों पदों को अलग अलग तरीके से देखेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहला जो है एकातपत्रम जगतः प्रभुत्वम नवम वयः शांत कांतमिदं वपुश्च। तो आकांक्षा यहाँ पर होगी सबसे पहले कस्य प्रभुत्वम अस्ति। तो हम देखेंगे कि कस्य षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो उसका हम उत्तर लेंगे जगतः प्रभुत्वम अस्ति। कीदृशं जगतः प्रभुत्वम अस्ति, फिर ये आकांक्षा उत्पन्न होती है। तो फिर हो जाएगा एकातपत्रम जगतः प्रभुत्वम अस्ति। कीदृशम, तो फिर एकातपत्रम जगतः प्रभुत्वम अस्ति, इस तरह बोलेंगे। फिर कहें कीदृशम वयः अस्ति, यहाँ पर एक दूसरा वाक्य हो रहा है
कीदृशं अस्ति, तो आप देख रहे हैं श्लोक में नवम वयः अस्ति। फिर कह रहे हैं कि इदम वपुः कीदृशम् अस्ति, यह भी आकांक्षा उत्पन्न हो रही है। इदम वपुः कांतम अस्ति, यह इसका जवाब मिलेगा आपको। अब आ रहा है द्वितीय पद, उसमें यह संपूर्ण पद हम देख रहे हैं, तो इसमें हम एक ही वाक्य से इसको जोड़ते जाएंगे। सबसे पहले आएगा त्वम कीदृशम कीदृशः प्रतिभासी, तो वहां पर आएगा त्वम कीदृशः है, एक यहाँ प्रथमा विभक्ति और एक वचन का रूप देखे तो विचार मूढ़ है, तो त्वम विचार मूढ़ प्रतिभासी। अब आकांक्षा फिर उत्पन्न हो रही है, त्वम कस्य विचार मूढ़ प्रतिभासी, त्वम में विचार मूढ़ प्रतिभासी, इस तरह आकांक्षा का समाधान। अब कीदृशः त्वम में विचार मूढ़ प्रतिभासी, इच्छन् त्वम में विचार मूढ़ प्रतिभासी, इस तरह हम एक इस वाक्य को जोड़ते जाएंगे। अब कह रहे हैं किम इच्छन् त्वम में विचार मूढ़ प्रतिभासी, आतुम इच्छन् त्वम में विचार मूढ़ प्रतिभासी। यहाँ पर ये मैं पर नहीं लगता, समाधान भी अच्छा होता है। और किम इच्छन् त्वम में विचार मूढ़ प्रतिभासी, तो यहाँ आ रहा है बहु हातुम इच्छन् त्वम में विचार मूढ़ प्रतिभासी। प्रश्नवाचक चिन्ह है, वहां पर हमें श्लोक में से उसकी पूर्ति करते जाना है। अब कह रहे हैं कस्य हेतोः बहु हातुम इच्छन् त्वम में विचार मूढ़ प्रतिभासी, तो आप इसी उसमें से देखेंगे अल्पस्य हेतोः बहु हातुम इच्छन् त्वम में विचार मूढ़ प्रतिभासी। इस तरह हमने इस संपूर्ण श्लोक की आकांक्षा को देखा है। आकांक्षा के आधार पर हम अब अन्वय करने को जाएंगे। अन्वय करते ही काफी कुछ हमारा स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि सामान्य संस्कृत आने वाले को जो आकांक्षा के पद है उसके भी अर्थ सामान्य रूप से प्रतीत हो जाते हैं, कहीं कहीं कठिन अर्थ होते हैं, उसमें समस्या होती है। अब अन्वय किस तरह होगा, एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम नवम वयः कांतम वपुः च, यह प्रथम पद है, उसका अन्वय हो रहा है। यहाँ पर हमने 3 प्रश्न देखे थे आकांक्षा में, उसी को हमको लगाते जाना है। एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम नवम वयः इदम कांतम वपुः च इति एवं, फिर अंतिम जो पद था यहाँ पर आप देख रहे हैं अल्पस्य हेतो बहुहातुम इच्छन् त्वम में विचार मूढ़ प्रतिभासी। इस तरह हम इस श्लोक का अन्वय करेंगे। आप श्लोक का अन्वय करते आ रहे हैं, आपको स्पष्ट होता ही होगा यह। अब देख रहे हैं इसका पदार्थ। आतप शब्द हमने बहुत बार सुना है, जिसका अर्थ होता है गर्मी, जो उसको धूप और उससे बचाता है, तो वो त्र लग जाता है। तो आतपत्रम, आतपत्रम इसका अर्थ होगा छत्र, छत्र। अब कैसा छत्र है, तो एक आतपत्रम, एक छत्र, इसका अर्थ होगा एक छत्र वाला। हम कहते हैं कि छत्र वाला यानी राजाओं के संदर्भ में हम एक छत्र साम्राज्य का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर भी वही एक आतपत्रम का अर्थ लेंगे, एक छत्र वाला साम्राज्य। जगतः स्पष्ट है अर्थ पृथिव्याः, जगत का। प्रभुत्वम यानी स्वामित्व, यह भी हमें अर्थ स्पष्ट हो रहा है, गुजराती में स्वामित्व। नवम सद्यः प्राप्तम, अभी प्राप्त हुआ, इसको हम नवम भी कह सकते हैं। वयः, वयः यहाँ वैसे वयः शब्द का अर्थ होता है यह आयुष्य, लेकिन यहाँ पर ये नवम वयः हो रहा है तो नव यौवन के संदर्भ में होगा।
देखिए, कोई शब्द किसी के साथ जुड़ता है तो उसका भी सामान्य रूप से प्रसंगानुसार अर्थ परिवर्तन हमें देखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर काव्य है और काव्यत्व यहाँ पर नहीं मरना चाहिए। नवम वयः नया नया आयुष्य, तो ऐसा अर्थ तो नहीं यहाँ पर अच्छी तरह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो क्या होगा, तो वयम का इदम का अर्थ यह, कांतम सुंदर, वपुः शरीर, शरीर को वपु कहता है, और अल्पस्य अल्प हेतु के, वस्तु के अल्प वस्तु के, अल्प वस्तु के हेतु के लिए, बहु यानी अधिक, बहुत कुछ, हातुम यह पद है जिसका अर्थ होता है छोड़ने के लिए। ठीक है, हा धातु जिसको हम जाति शब्द का प्रयोग करते हैं, उसका जब तुमुन प्रत्यय लगता है तो हातुम, तो छोड़ने के लिए। इच्छन इच्छा करता हुआ, गत श्लोक में भी ऐसा ही एक पद आया था, वांछन, जिसको हम संस्कृत में त्वम त्वम लिपः, मैं मम मुझे, और गुजराती में मने, विचार मूढ़ः का अर्थ होगा निर्णय मूर्खः, विचार करने में मूर्ख, प्रतिभासी प्रतीत हो रहे हो, लग रहे हो, अवलोक्य से गुजराती में हम कहेंगे तो अवलोक्य से, इस तरह इसका हम अर्थ पदार्थ है, हम इस तरह करते जाएंगे। तो पदार्थ में शायद समस्या नहीं होगी आपको, क्योंकि आकांक्षा के माध्यम से ही सब स्पष्ट हो रहा है। अब पदार्थ के आधार पर इसको हम अर्थ को देखना है। देखिए, अर्थ इस तरह होगा कि एक छत्रम पृथिव्याः स्वामित्वम, यहाँ पर 3 वाक्य हैं। अर्थ करते हुए हम कहेंगे इसको, एक छत्रम, एक छत्र से युक्त, तव स्वामित्वम, जगतः स्वामित्वम अस्ति, पृथिव्याः स्वामित्वम अस्ति, जगत का स्वामित्व है आपका, जगत का जगत के आप प्रभु हैं, स्वामी हैं। दूसरा एक वाक्य आ रहा है, नवम यौवन वयः, यानी नूतनम यौवनम अस्ति। और तीसरा, एतत् सुंदरम च सुंदरम अस्ति, जिसमें था कांतमिदं वपुश्च, तो यह शरीर सुंदर है, इसका अर्थ करेंगे। और अल्पस्य हेतो बहुहातुमिच्छन्, अल्पस्य अल्पवस्तुनः कृते अधिकं त्यक्तुमिच्छन्, त्वं मम निर्णय मूर्खः अवलोक्यते। इस तरह इसका संस्कृत अर्थ कर रहे हैं। अब हिंदी में इस अर्थ को समझते हैं। जब सिंह हंसते हुए राजा को कह रहा है, तो क्या कह रहा है कि राजा, एक छत्रम पृथिव्याः स्वामित्वम अस्ति, आपका एक छत्र साम्राज्य है, एक छत्र स्वामित्व है। दूसरा क्या है, नवम वयः, आपका नया नया यौवन है, आपकी जवानी भी नई नई है। और सुंदरम, यह शरीर भी आपका सुंदर है। कांतमिदम वपुश्च, आपका शरीर है, यह भी सुंदर है। फिर ये जो अंतिम पद है वो बहुत सुंदर उन्होंने कहा, अल्पस्य हेतो बहुहातुमिच्छन्, आप अल्पस्य थोड़ी सी वस्तु के लिए, बहुहातुमिच्छन्, आप बहुत कुछ छोड़ने की इच्छा कर रहे हैं, इसलिए तुम मुझे निर्णय मूर्ख, विचार करने में मूर्ख लग रहे हो, ऐसा इसका भावार्थ हो रहा है। गुजराती में अब हम अर्थ करेंगे तो, तारू एक छत्रवान स्वामित्व છે, નવી નવી યુવાની છે અને આ સુંદર શરીર છે, થોડી વસ્તુ માટે ઘણું બધું છોડવા માટે ઈચ્છા કરી રહેલા તું મને વિચાર કરવામાં મૂર્ખ લાગી રહ્યો છે। આ આનું ભાષાંતર થયું। आप इस श्लोक को पढ़ रहे हैं, यहाँ पर देखिए तार्किक बुद्धि का भी उपयोग किया है। जब किसी को
समझाना होता है तो किस तरह तर्क से किसी को समझाया जा सकता है। अब वह दिलीप है, वह गाय को नहीं छोड़ना चाह रहा है कि भाई मुझे गाय वापस दे दीजिए। तब जो सिंह है उसको समझा रहा है कि आपके पास तो एक नहीं तीन तीन चीज जो अच्छी हैं। एक आपके पास एक छत्र साम्राज्य है, दूसरा नया नया आपके पास यौवन है, अभी आपकी वृद्धावस्था हो गई हो तो भी अलग बात है, और तीसरा आपका शरीर भी यह सुंदर है। इसलिए थोड़ी सी वस्तु के लिए, यानी गाय है वो थोड़ी सी वस्तु है, उसके लिए आप बहुत कुछ छोड़ने के लिए पूरे के पूरे साम्राज्य को, अपनी जवानी को और आप अपने शरीर को छोड़ने के लिए जो आपने विचार किया है, निर्णय किया है, इसमें आप विचार मूढ़ प्रतिभासी, आप विचार करने में मूर्ख लग रहे हैं। श्रूयते महोदय? श्रूयते हेलो, माइक ऑन अस्ति। हाँ, कृपया अपने माइक को म्यूट कर दीजिए जिससे कोई व्यवधान ना हो। अधुना स्पष्टं श्रूयते? जी स्पष्टतया हाँ अस्ति। जी, हाँ, मुझे भी थोड़ा इको आ रहा था इसलिए। ओ माइक तो शुरू है यह, इसीलिए सर। हाँ जी, हाँ जी। अब इसका व्याकरण हम देखते हैं। इस संपूर्ण श्लोक में समास कहाँ कहाँ आया है, तो दो जगह पर समास हमें दिखाई दे रहा है। सबसे पहले एकातप